जी मोहतरम, जी मैं बताता हूँ। पेज 464, पेज 464, पॉइंट नंबर 11। जिस वक्त गैस वाले सुई गैस बेचते हैं तो एक तो गैस की प्राइस हमसे लेते हैं, लेकिन अगर हमारी फैक्ट्री दूर हो ना तो कभी लाइनें बिछाने का रेंट भी हमसे ले लेते हैं, और कभी कभी गैस वाले जल्दी काम करने का कमीशन भी ले लेते हैं। और इसके अलावा कोई फेडरल एक्साइज टैक्स और ड्यूटीज वगैरह भी होती हैं, वो भी हमसे ले लेते हैं। और सुई गैस वाले, आपको पता है, अगर बिल हम लेट जमा करवाएं तो लेट पेमेंट पे सरचार्ज भी ले लेते हैं, और इन द एंड हमसे सेल्स टैक्स भी रिकवर करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने पेपर में 17% लगाने इन सबको जमा करके और इनको इग्नोर करके। ये तो बार बार लिखा होता है, इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सेप्ट सेल्स टैक्स, ठीक है। तो ये 2-3 लफ्ज रट्टा मारने पड़ेंगे। तो सुई गैस वाले कभी आपसे गैस की प्राइस लिया करेंगे, कभी लाइनें बिछाने का रेंट लिया करेंगे, कभी जल्दी काम करने का कमीशन लिया करेंगे, और कभी आप बिल लेट जमा कराएंगे तो लेट पेमेंट पे सरचार्ज लेंगे। ये चीजें आपने डाल के 17% लगाने, और ये दोनों चीजें इग्नोर करके 17% लगाने। डन। तो ये लिखने की जरूरत नहीं। क्या क्या चीजें डालनी है जी? नंबर 1, द टोटल अमाउंट बिल्ड, जितना आपको बिल आया। इसमें क्या क्या पड़ा होगा? इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ नेचुरल गैस। इसमें प्राइस होगी किसकी? नेचुरल गैस की। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब में ऊपर वाला पॉइंट है, इसको ब्रैकेट में ले लें। इंक्लूडिंग प्राइस ऑफ गैस, इंक्लूडिंग रेंट, इंक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, वो जो बार बार लिखा होता है, लोकल, प्रोविंशियल, फेडरल। बट एक्सक्लूडिंग लेट पेमेंट, सरचार्ज एंड सेल्स टैक्स। इन दोनों को एक्सक्लूड कर दें। क्लियर? अच्छा, आप में से कुछ ज्यादा लोग नहीं, 15-20 लोग ऐसे चाहिए जो संडे की बजाय कल क्लास ले लें, संडे वाली 2 से 5 बजे तक। वो जरा हाथ खड़ा कर दें, कुछ ज्यादा लोग ना हो, और बाकी फ्रेश होकर जरा संडे को आए। वो लोग कौन होंगे? संडे को इंशाल्लाह 9 से 12 हम टाइम रखेंगे, ठीक है जी। तो अब ये 2 ऑप्शंस आपके पास आ गई, एक 2 से 5 वाली, एक 9 से 12 वाली। लेकिन जो हाथ खड़े किए हैं, अगर वही लोग आएंगे तो मुनासिब होगा, वरना फिर ओवरफ्लडेड हो जाएगा काम, तो मसला होगा। 9 से 12 इतवार को वो नहीं आ सकते आप, ठीक है, फिर आप आ जाइएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कम से कम लोग कल 2 से 5 वाले में ज़्यादा से ज़्यादा उधर आए। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास आ गई हैं, टीचर एक ही होगा। पॉइंट 11। अच्छा, इसको अटेंड कर लीजिएगा। ये जिन लोगों ने कसम खाई हुई है ना, जो मैं रात वाली क्लास अटेंड ना करने की, जो दोपहर को होती है, तो वो लोग भी आप अपनी कस्में तोड़ दें, तो सैटरडे या संडे को आ जाएं। हाथ खड़ा करते हैं, आ जाएंगे ना सैटरडे या संडे को। जिन्होंने सोचा दोनों दिन नहीं आना, वो जरा हाथ खड़ा करें, तो ये सैटरडे या संडे को आ जाएं। ये वाली क्लास ले लें एक्स्ट्रा, ठीक है। कल नॉर्मल क्लास भी होगी अपने नॉर्मल टाइम पे। इन केस ऑफ चलें आप चुप कर जाएं, जो बात हो क्लास के बाद मेरे से कर लें, चुप। इन केस ऑफ सेल ऑफ, आपके फ्यूचर की फिक्र हो रही है और कुछ भी नहीं है। इन केस ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक के लिए ऊपर वाली चीजें हैं, छोड़ें अभी। इन केस ऑफ से इलेक्ट्रिक पावर का भी लफ्ज आ गया तो पॉइंट 11 लिखाइएगा। इलेक्ट्रिसिटी लफ्ज आया तो पॉइंट 10 लिखाइएगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गैस बाय सुई गैस, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गैस बाय सुई गैस, अगर गैस कौन सप्लाई करे? सुई गैस गैस सप्लाई। ऑनलाइन में मैसेज करा दिया जाएगा, लेक्चर कब अपलोड होगा। वैसे ये अगस्त में कर लें, कुछ 2-3 घंटे न्यूमेरिकल्स के लिए, या अभी कर लें? अभी कर लें, ठीक है, जैसे आप कहते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गैस बाय सुई गैस, अगर गैस कौन सप्लाई करे? सुई गैस। जिन्होंने कल वाली क्लास ली उनको आइडिया होगा, एक चीज हमने खोल के रिवाइज की थी फिर किया है, तो ऐसे नहीं करेंगे कि बिला वजह चीजें खोले बगैर जो है वो कर रहे हो। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गैस बाय सुई गैस, किन किन चीजों को डालना है, किन किन चीजों को निकालना है, याद कर लें दरबानी। गैस की प्राइस, रेंट, कमीशन, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एक्सक्लूडिंग लेट पेमेंट, सरचार्ज एंड सेल्स टैक्स। अच्छा, नेक्स्ट ये पॉइंट XII,
ये पॉइंट है यूज्ड गाड़ियों के लिए, यूज्ड कार्स। कुछ लोग यूज्ड कार्स या ओल्ड कार्स खरीद के ना उनकी डेंटिंग पेंटिंग करा के उनको सेट करके बेचते हैं। तो एक साहब हैं, वो कहते हैं जी मैंने ओल्ड कार बाय की है, कितने की? 10 लाख की। देख लें परिस्थिति हो जाएगा इंशाल्लाह। कितने की बाय की है ओल्ड कार? 10 लाख की। डेंटिंग पेंटिंग कितने की कराई? इसे आप पकवाई समझ लें, इसे बनवाई समझ लें, इसे सेटिंग मेटिंग समझ लें। 1 लाख की डेंटिंग पेंटिंग करवाई तो 11 लाख रुपए की मुझे पड़ी। अब ये दीवाना तो नहीं कि 11 लाख वाली 11 लाख में बेच देगा, कोशिश करेगा 11.5 लाख की बिक जाए, 12 लाख की बिक जाए, 13 लाख की बिक जाए, लेकिन बेचारे की बिकी कितने की? 11.5 लाख की सेल हुई। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है सेल पे 17% लगता है, ऐसा ही है जनरल रूल। व्हाट इज वीओएस? सेल प्राइस। लेकिन इस बंदे के लिए ना जो यूज्ड गाड़ियों का काम करता है, इसके लिए वीओएस बड़े अजीब तरीके से निकलेगा। ये जनरल रूल की एक्सेप्शन है। जहां भी जनरल रूल की एक्सेप्शन है ना, वो पेपर में न्यूमेरिकली टेस्ट नहीं होता। तो ये जनरल रूल की एक्सेप्शन है। ये क्या है कि इसकी ना सेल प्राइस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसकी सेल माइनस परचेज के ऊपर टैक्स लगेगा। अब परचेज वो नहीं जो 11 लाख है, परचेज वो जो 10 लाख के ऊपर हुई है। सेल कितने की इसने? 11.5 लाख की परचेज। तो व्हाट इज हिज वीओएस? 1.5। नोट कर लें। तो ये अजीब सा कॉन्सेप्ट है, इसको बस अजीब सा ही समझ के समझ लेना है। आवाज आ रही थी ये वाली? कोई नहीं, वही जो मैसेज वाला चक्कर था, मैं कोई पर्सनल मैसेज नहीं सुन रहा था मैं। अच्छा चलें। ओके जी, सोबर। नहीं 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 नहीं, असल में आप वो आपने वैल्यू ऐड किया, आपने 10 लाख वाली चीज को 11.5 लाख की कर दी है, बस इस तरह देखा जाएगा। इफ अ पर्सन परचेज कौन सी व्हीकल? यूज्ड व्हीकल। इफ अ पर्सन परचेज यूज्ड व्हीकल। यार वो स्टिक किधर पड़ी होती थी? वो जादुई छड़ी कोई जिन तो नहीं ले गया? पता चला होगा, ठीक है। इफ अ पर्सन परचेजेज यूज्ड व्हीकल फ्रॉम जनरल पब्लिक। यूज्ड व्हीकल जाहिर बात है होंडा से तो नहीं मिलनी, यूज्ड व्हीकल तो जनरल पब्लिक से ही मिलेगी। इफ अ पर्सन परचेज यूज्ड व्हीकल फ्रॉम जनरल पब्लिक ऑन व्हिच टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग। जिस वक्त वो गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई थी होंडा ने टैक्स लगा दिया था इसके ऊपर, या जिस वक्त वो गाड़ी इंपोर्ट हुई थी उस वक्त इंपोर्ट की स्टेज पे टैक्स लग चुका है, उस मौके पे लग चुका है, इसलिए आप दोबारा कोई ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ किस पे टैक्स लगाएं? सेल और परचेज के डिफरेंस पे। एंड सेल इट टू ओपन मार्केट आफ्टर मेकिंग डेंटिंग पेंटिंग, आफ्टर मेकिंग डेंटिंग पेंटिंग, एंड सेल इट टू ओपन मार्केट आफ्टर मेकिंग डेंटिंग पेंटिंग। द डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड परचेज प्राइस। किसके ऊपर टैक्स लगेगा बोले? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड परचेज प्राइस ऑफ व्हीकल। ये ब्रैकेट में ले लें। ऑन बेसिस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड वैल्यूएशन मेथड। प्रेस्क्राइब चीजें कौन करता है? बोर्ड। बोर्ड कोई तरीका प्रेस्क्राइब करेगा, उसके मुताबिक इस पर टैक्स लग जाएगा। ऑन बेसिस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड वैल्यूएशन मेथड बाय एफपीआर। चलें जी, आज की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। सेल्स टैक्स का स्कोप हमने पढ़ना है। सेल्स टैक्स का स्कोप। अच्छा यार, मैंने सोचा आप काफी क्लासें हो गई हैं, आपको सेल्स टैक्स का रेट बता दूं। सेल्स टैक्स विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 17%। सेल्स टैक्स कितने परसेंट पे लगा करेगा भाई? सेल्स टैक्स हुकूमत के खजाने में 2 मौके पे आप जमा कराते हैं। सेल्स टैक्स हुकूमत के खजाने में 2 मौके पे जमा कराते हैं। परचेज के टाइम पे आप सेल्स टैक्स जमा नहीं कराते हुकूमत के खजाने में। परचेज के टाइम पे आप हुकूमत के खजाने में सेल्स टैक्स जमा नहीं कराते। सोचें क्यों? हाँ, आपने जनरल टायर से परचेज किया ना, तो जनरल टायर को आपने 1,17,000 दिए, तो 17,000 आप हुकूमत के खजाने में किसने जमा कराने हैं? जनरल टायर ने। आपने तो नहीं जमा कराने। तो परचेज के टाइम पे आप सेल्स टैक्स हुकूमत को जमा नहीं कराते। सेल्स टैक्स आप हुकूमत को जमा कराएंगे 2 मौके पे। जरा सुनते जाइएगा तफसील से बात। सेल्स टैक्स गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के खजाने में आप इंजन इंपोर्ट करते हुए जमा करवाएंगे और गाड़ी को सेल करते हुए। इसकी लॉजिक सुन लें। जब आपने इंजन इंपोर्ट किया तो आप खुद इंपोर्टर हैं, तो अगर इंजन 10 लाख का इंपोर्ट किया तो आपको 1,70,000 रुपया गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराना पड़ेगा आपको अपनी जेब से, होंडा वालों को। यह हो जाएगा इंपोर्ट की स्टेज वाला टैक्स। इसके बाद ये 1,70,000 आपकी परचेज का इनपुट बन जाएगा।
फिर आप जाएंगे और वही सारी कहानी जो पहले दिन पड़ी थी, फिर आप जाएंगे और जाके आप खरीदेंगे बाजार से टायर, 17,000 और जमा कराएंगे, 1,17,000 ये वाला हो गया। 17,000 आप हुकूमत को जमा नहीं कराएंगे, ये 17,000 आप कहां जमा करवाएंगे, ये 17,000 जनरल टायर को जमा करवाएंगे। फिर आप कैनवुड का टेप रिकॉर्डर खरीदेंगे, उनको 34,000 जमा कराएंगे। फिर आप लोहा खरीदेंगे, उनको 51,000 जमा कराएंगे। अब आप इंपोर्ट वाला स्टेज पे हुकूमत को खुद टैक्स जमा करा के आए और लोकल परचेज जब करने गए तो आपने जमा नहीं कराया बल्कि किसी और ने जमा कराया। फिर जब महीने का एंड आएगा और ये गाड़ी बनके तैयार हो जाएगी तो सर आसिफ को आप 30 लाख वाली गाड़ी 35,10,000 की बेचेंगे। इसमें जो 5,10,000 होगा इसे आप अपना आउटपुट कहेंगे। इस आउटपुट में से आप 1,17,000 इंजन वाला भी माइनस कर लें, 17,000 वो वाला भी, 51,000 वो वाला भी, 34,000 वो वाला भी माइनस कर लें और कर करा के बाकी टैक्स गाड़ी की सेल पे जो बचा है वो आप हुकूमत के खजाने में जमा करवा दें। लेकिन ये आप जमा कराएंगे इंजन इंपोर्ट करते ही, और ये जमा कराएंगे जिस वक्त गाड़ी सर आसिफ को बेचेंगे और फिर महीने का एंड आएगा और अगले महीने जाके 15 तारीख को आपने रिटर्न जमा करवानी है तो अगले महीने की 15 तक, यानी जनवरी की बेची हुई गाड़ियों का सेल वाला टैक्स फरवरी में 15 तारीख तक आपने हुकूमत के खजाने में जमा कराने। तो देयर द 2 स्टेजेस एट विच यू पे द टैक्स इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। दो, अगरचे आप परचेज पे भी टैक्स पे करते हैं लेकिन वो हुकूमत के खजाने में आप जमा नहीं कराते। अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि कॉलेज वालों की तरफ से एक मैसेज आया था कि आपको जो है वो 9 तारीख को छुट्टी है ईद से एक दिन पहले, फिर ईद वाले दिन, फिर उससे अगले दिन और उससे अगले दिन एक छुट्टी आपको बोनस में मिली है जो बनती नहीं थी। मैं तो इसका कायल नहीं था वैसे। 13 तारीख की छुट्टी है, ये आपको बोनस में मिली है, तोहफा मिला है कॉलेज वालों की तरफ से। इसकी कोई तुक नहीं बनती थी। 12 तारीख को तीसरे दिन ईद को आपको इधर वापस होना चाहिए था। 13 तारीख की आपको छुट्टी मिल गई सेट शूट होने की आपको, तो 14 तारीख से आपकी क्लासें शुरू होंगी। ये जो मैसेज, एक मैसेज में अगला हिस्सा था ना कि 5 तारीख से यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड होंगे, इस मैसेज के हिस्से को डिलीट कर दें क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो जर्मनी से आए हुए हैं, जो हॉलैंड से आए हुए हैं और इनकी फॉरेन फ्लाइट्स हैं, इन्होंने फ्लाइट्स पकड़नी थी, ये उन लोगों के लिए मैसेज है। ये जो शेखुपुरा से आए हुए हैं, चित्राल से आए हुए हैं, गिलगित से आए हुए हैं, कराची से आए हुए हैं, इनके लिए ये मैसेज नहीं था। बिकॉज ये हजरात आराम से जुम्मा पढ़ के आराम से घर निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं 8 तारीख को। तो इसलिए उस पार्ट को इग्नोर कर दें आप अपने लिए। होगा, वो बात जो हो गई वो है, वो बात पक्की है, वो तो लिखी हुई है ना, अब तो वो रिवर्स नहीं हो सकती। यानी कि मेरी फिर बात करने का फायदा क्या हुआ सारा? हॉलैंड जाने आपने, तुर्की जाने आपने, हद हो गया क्या? तो जाके किसने पढ़ने देना? घर में खड़े हो जा, पढ़ने देगा तुझे घर में? ये तो बात है ना, तो खड़े रहे। अच्छा ओ यार बंदा यहाँ चिंची करा ले, कुछ करा ले। तू बता तुझे जाना कहाँ है? हरुणाबाद। ये किसकी किधर आता है तकरीबन? बहावल नगर से पहले कौन सा आता है? कोई मशहूर शहर? मुल्तान? आपको कोई ऐसा शहर बता रहा मशहूर हो? साहिवाल। साहिवाल साहिवाल तो ईद वाले दिन सुबह खड़ा हो, बसें जारी होती हैं। यहाँ से ड्रामे कर रहा है। साहिवाल तक पहुंच जा, आगे बुको बुला ली तो 200 किलोमीटर तो बंदा पैदल चला जाता है यार। 200, 300, 400 किलोमीटर वाले अब जा रहे हैं, शर्म सी आ रही है। यानी मैं घर से आ जाऊंगा और तू नहीं बैठा होगा, मैं सोच नहीं सकता। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ सेल्स टैक्स रेट क्या चल रहा है जी आजकल सेल्स टैक्स का? पेट्रोल, अच्छा, सेल्स टैक्स विल बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 17% ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सेल ऑफ कार। सेल ऑफ कार मेड बाय होंडा। तो जब सेल आप गाड़ी करेंगे तो 5,10,000 भी हुकूमत को जमा कराने हैं, इनपुट माइनस करके, ड्यूरिंग एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय होंडा एंड इंजन इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। आगे क्या लिखा हुआ है? अजीब सी बात, ये इग्नोर कर दो कि इंजन आपने जो है वो पाकिस्तान की किस टेरिटरी में लेके जाना है। हो सकता है इंजन आपने पाकिस्तान की बलोचिस्तान में लेके जाना हो, वहां सिंध में जाके आपकी फैक्ट्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इग्नोर कर दो पाकिस्तान में कहां जा रहा है, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं मुझे पाकिस्तान में जहां मर्जी ले जाओ इंजन को, बस इंपोर्ट कर दिया तो आपने क्या जमा करवाने? तो एट द टाइम ऑफ टैक्सेबल सेल भी टैक्स जमा कराने हुकूमत के खजाने में, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट भी जमा करवाने।
चलें जी, वो आ गया जिसका इंतजार था। नहीं पीछे ना देखें, इधर फर्दर टैक्स कितने परसेंट है? ये इन एडिशन टू 17%। अच्छा, आज जनाब इस 3% पे बड़ी डिटेल से बात होने लगी है। ये नोट नहीं करना आपने, क्योंकि इससे बेहतर चीज एक और है, वो किताब में नोट हुई भी है। एक मैन्युफैक्चरर है जो जीरो के बल्ब बनाता है, इसके एम्प्लॉय सिर्फ 9 है। तो ये छोटी सी इंडस्ट्री है। फर्ज कर लें इसकी सेल भी 10 मिलियन से कम है, घरों के झुरमट में फैक्ट्री खुली हुई है, तो बाकी सारी शरायत एज्यूम कर ले पूरी हो रही है। तो ये क्या है? छोटी सी इंडस्ट्री। याद रखिएगा, छोटी सी इंडस्ट्री को 100 वाली चीज 117 की बेचने की जरूरत नहीं है। ये अगर अपने आप को रजिस्टर ना भी कराए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन हायर कंपनी है जो कि एसी बनाती है, इसके एम्प्लॉइज 50 हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर, एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इसके लिए अपने आप को रजिस्टर कराना लायबल है सेल्स टैक्स में जाके, और रजिस्टर कराने के बाद ये 1 लाख वाला एसी 1,17,000 का बेचने में लायबल है। लेकिन ये 10 रुपए वाला जीरो का बल्ब 11 रुपए 70 पैसे में बेचने के लिए लायबल नहीं है। अब मुझे बता दें, इज कॉटेज इंडस्ट्री लायबल टू बी रजिस्टर्ड? नो, इट इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो ये अगर अपने आप को रजिस्टर ना करवाए तो कोई जुर्म की बात है या खैर है? ये अगर अपने आप को रजिस्टर करा ले तो अच्छी बात है, और अगर अपने आप को रजिस्टर ना कराए तो इसको हम कहा करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर? अगले सफे पे आए, वो जो मैंने कहा था उससे अच्छी मिसाल नोट हुई है अगले सफे पे। एक बंदा वायर सेलर है, तारें बेचता है। सुबह सुबह दुकान के ऊपर आ जाता है 7 बजे, निहार मुंह। तो सुबह सुबह 7 बजे दुकान के ऊपर आ गया, 7 बजे से लेके 9 बजे तक बैठ के कुरान पढ़ता रहा। मोबाइल शोबाइल उसके पास नहीं है, व्हाट्सएप स्टेटस ट्विटर लगाना, ये करना वो करना, गेमें खेलना। वो कहता है मैं अपनी कब्र बना रहा हूं, आखिरत बना रहा हूं। तो वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आराम से तिलावत करता रहा। 9 बजे पहला ग्राहक आया, तारे बेच रहे, तारे डॉरेंस वालों ने कहा जी हमें तारें चाहिए, हमने एसी के साए की तरफ देखा करें, हमने एसी के अंदर लगानी है। जब तारें एसी के अंदर लगानी है तो एसी फिर आपने डॉरेंस वालों ने क्या करना है? बेचना है। तो 100 वाली तारें यहां पे से कितने की बेचेंगे? 117 की। बिकॉज ये अच्छा बच्चा है, इसे 100 वाली चीज 117 की बेच दो। ये नहीं कि 100 वाली 100 की बेच दो, 100 वाली 117 की बेच दो। कोई 10 बजे ना अनरजिस्टर्ड बंदे कई किस्म के होते हैं। 10 बजे एक बंदा आया जो कि लायबल टू बी रजिस्टर्ड था, लेकिन उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया था। इसने चुप करके ना पिछली गली में फैक्ट्री खोली हुई है, पिछली गली में कोई फैक्ट्री खोली हुई है इसने, और वहां पे ये टेप रिकॉर्डर बना रहा है। तो इसने तारों को टेप रिकॉर्डर के अंदर डालने और फिर टेप रिकॉर्डर बेचने हैं। तो इसके एम्प्लॉइज 13 हैं, तो ही इज लायबल टू बी। तो इसलिए से 100 वाली चीज 117 की बेचें, 120 की बेचें, 120 की बेचें। 11 बजे एक और बंदा आया, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक चाश्त की नमाज पढ़ता रहा ये। तो 11 बजे एक और बंदा आया। 11 बजे उस बंदे ने आके कहा कि मोहतरम, मेरी ये मेन गली के ऊपर आप जाएं तो अकबर चौक के पास आपको मेरी दुकान नजर आएगी, गोरमे की बेकरी के साथ। मेन गली में मेरी फैक्ट्री है, लेकिन मैं छोटी सी इंडस्ट्री है, घरों के झुरमट में मैंने खोली हुई है, छोटी सी इंडस्ट्री है मेरी। ऐसे कुछ छोटे मोटे बल्ब बना देता हूं जीरो के, और मेरे एम्प्लॉइज भी कोई 8-9 हैं। रशीद को डाल लो, हाँ तो 9 ही बनते हैं। तो मेरे 9 एम्प्लॉइज हैं कोई। तो अब आप इसको कोई सजा ना दें। इसे 100 वाली चीज कितने की बेचे? 117 की। 100 वाली चीज, बिकॉज दो ही इज, अगरचे के वो अनरजिस्टर्ड है, बट ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। देयरफॉर आप इसे 100 वाली तार कितने की बेच दें? 117 की। एंड थोड़ी देर बाद जब घड़ी 12 बजाने वाली थी, तो 12 बजने से 15 मिनट पहले एक बंदा आया। ओ सरासिफ आया। सरासिफ ने कहा भाईजान मुझे तारें चाहिए। अब जब सरासिफ ने इससे तारें मांगी तो इसने सरासिफ से पूछा भाईजान आपका रजिस्ट्रेशन नंबर? सरासिफ ने इसको कहा ना मैं होलसेलर, ना मैं डीलर, ना मैं रिटेलर, ना मैं मैन्युफैक्चरर, ना मैं इंपोर्टर, मैं हूं टीचर। तो मैं टीचर के ऊपर तो सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर कराना लायबल ही नहीं। टीचर की डेफिनेशन पढ़ी है आपने कहीं? रिटेलर की पढ़ी है, होलसेलर की पढ़ी है, डीलर की पढ़ी है, इंपोर्टर की पढ़ी है, मैन्युफैक्चरर की पढ़ी है। तो मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, होलसेलर्स, डीलर्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है या टीचर्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगता है? तो सरासिफ ने कहा भाईजान मैं तो टीचर हूं। और जो असल खासियत है ना सरासिफ में, वो मैं आपको बताने लगा हूं क्या है। वो ये है कि इन्होंने वायर्स घर लेके जानी है, इस्तेमाल करनी है, और इस्तेमाल करके फेंक देनी है, यानी कि जब खराब हो जाएंगी। तो ये एंड कंज्यूमर है। इन्होंने वायर्स को कहीं डाल के कुछ बेचना नहीं है। इन्होंने वायर्स को कहीं डाल के कुछ, ये क्या कर रहे थे? वायर्स को एसी में डाल के एसी बेच रहे थे, ये वायर्स को टेप रिकॉर्डर में डाल के टेप रिकॉर्डर बेच रहे थे, और ये वायर्स को बल्ब में डाल के बल्ब बेच रहे थे। और सरासिफ वायर को घर में लगा के जब खराब हो जाएगी तो फेंक देंगे, घर बेच देंगे। थोड़ी देर बाद कॉलेज वाले गए,
कॉलेज वाले गए, भाईजान भाईजान जल्दी तार दें, क्या हुआ, क्लास रुकी हुई, एसी नहीं चला, तार दें। तो कॉलेज वालों ने आके तार लगा दी, और तार लगा के कुछ बेचेंगे, फिर तार लगा के जब इस्तेमाल करके एंड पे फेंक देंगे। एंड कंज्यूमर कौन होता है? नहीं, जो चीजों को फेंक नहीं देता, एंड कंज्यूमर होता है जो इस्तेमाल करे और जब चीज खराब हो जाए तो फेंक दे। इसने आगे तार कहीं डाल के बेचनी नहीं होती। और थोड़ी देर बाद एक अस्पताल वाले गए, भाईजान ईसीजी मशीन है, एक्सरे मशीन है, मरीज लेटा हुआ है, जल्दी से तार दे दो, जल्दी से तार दे दो। अब उनको एक्सरे मशीन के लिए तार चाहिए अस्पताल वालों को, लेकिन उन्होंने तार का क्या करना है? तार को कहीं डाल के एक्सरे मशीन बेचनी है, बल्कि इसको इस्तेमाल करके एंड पे फेंक देना है। तो एंड कंज्यूमर अगर अपने आप को अनरजिस्टर्ड रखे सेल्स टैक्स में, एंड कंज्यूमर मैं और आप हैं, मैं और आप सर आसिफ, हम हमारी बरादरी से हैं, गुजर है वो भी पराचा है, वो भी जाट है, ठीक है, हमारी बरादरी से है ना। तो आम लोग किस लिए तारों को इस्तेमाल करते हैं? शॉक लगाने के लिए इलेक्ट्रिक नहीं, इसलिए तारों को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करके कोई चीज नहीं बेचेंगे, बल्कि उस तार को इन द एंड फेंक देंगे। तो इन पे बताएं 117 लगना चाहिए या 120 लगना चाहिए? बिकॉज दे आर नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, ये लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है। चलें नोट कर लें, रिवीजन हो जाएगी। खैर रिवीजन होगी। चलें, where sale are made to a person who has not obtained registration। अच्छा, वैसे तो he has not obtained registration, he also has not obtained registration, he also has not obtained registration, ये तो तीनों ने रजिस्ट्रेशन नहीं ली हुई। he is not liable to be registered, he is not liable to be registered, he is liable to be registered। where taxable sale are made to a person who has not obtained registration, a further tax shall be charged at the rate of 3% in addition to, लेकिन 3% किस पे लगना है उसकी पूरी तफसील अगले सफे पे आपको दे दी गई है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं भाई, इधर देख, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप इन लोगों को भी बेच दें तो 17% लगाएं, क्योंकि हुकूमत उन चीजों को एक्सेप्शन में डाल रही है, यानी रिलैक्सेशन दे रही है। अगर आप बुरे बच्चे को भी बेचें तो 100 वाली चीज कितने की बेचें? 117 की। अब ये तो है ना टोटल गिनी चुनी चीजें हैं, तो ये गिनी चुनी चीजें अब अगर आप घर में बैठ के याद करने लग जाएं तो निहायत ही गैर मुनासिब सी बात होगी। कोई इसमें से कुछ 6-7 नाम याद कर लेते हैं जो पेपर में चल जाए, कोई आसान आसान वाले ढूंढ लेते हैं। मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल और फ्यूल ऑयल, इसके आपने एक पॉइंट नहीं बनाना पेपर में, चाहे एग्जामिनर ये वीडियो सुन भी रहा है, आपने अलग अलग पॉइंट बनाने हैं इसके। मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, जेट फ्यूल, फ्यूल ऑयल, इसके आपने अलग अलग पॉइंट बनाने हैं। अच्छा, लंडे के कपड़े आगे काट देना, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लंडे के कपड़े, इसको भी आपने कहां डाल देना? इन पे 3% नहीं लगाना। इसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर, ये तो आपने पढ़ लिया ना, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर। इधर भी आपने 3% नहीं लगाना। इधर देख रहे हैं, सीए करें, सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर, छोटे छोटे नाम याद करते हैं। आइटम्स लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल, टिश्यू पेपर जिस मर्जी बंदे को बेचे, क्योंकि टिश्यू पेपर के ऊपर टिश्यू पेपर, टूथपेस्ट, टूथ क्रीम, 20 नंबर वो जो चीजें थी उनके तो मुंह पे लिखा हुआ है सेल्स टैक्स, उन पे तो 3% फर्दर नहीं लगा हुआ। तो इसलिए उन चीजों को अगर आप किसी को बेचें तो भी आपने कितने परसेंट लगाने? 17%, या 17 जमा 3 17। ये वो चीजें हैं जिन पे 17 जमा 3 लगना था लेकिन नहीं लग रहा। फर्टिलाइजर्स याद कर लें, और चिट्टी क्रिस्टलाइन शुगर ये याद हो जाएगा, इस तरह के जल्दी याद हो जाते हैं। सप्लाई कवर्ड अंडर 5th शेड्यूल, ये भी याद हो जाएगा। स्टील मेल्टर री रोलर, इतना सा लफ्ज़ याद हो जाएगा। शिप ब्रेकर छोड़ें, बस इस तरह के कुछ 2-4-6 लफ्ज़ याद कर लीजिएगा। खुदा ना खास अगर पेपर में आ गया कि वो कि क्या पेपर में सवाल क्या आएगा? पेपर में सवाल आएगा पर्सन्स ऑन विच दिस फर्दर टैक्स इज नॉट चार्जेबल। वो लोग या वो चीजें, पर्सन्स भी होना चाहिए, वैसे गुड्स भी होना चाहिए। गुड्स या पर्सन्स के नाम से सवाल आएगा, गुड्स और पर्सन्स ऑन विच फर्दर टैक्स इज नॉट चार्जेबल। तो ये कुछ 6-7 नाम इसमें से याद कर लीजिएगा। बस इस तरह के रिलैक्सेशन मैं आपको कभी कभी देता हूं, अभी तक आज तक कहीं और नहीं दी, ना कि देने का इरादा है। ओके, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई सेल ऑन विच फर्दर टैक्स शैल नॉट बी चार्ज। फेडरल गवर्नमेंट हैज स्पेसिफाइड, फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ चीजों को इस सेक्शन से निकाल दे, उन चीजों को, ये मैंने लिस्ट आपको बता दी है, इनको हमने 3% वाले एम्बिट से निकाल दिया। अच्छा जी, चलें जी, एक जुल्म होने लगा। एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 100 यूनिट्स, क्या है? 100 यूनिट्स, बट
एक्चुअली उसने सेल किए हैं 70 यूनिट्स। तो कैपेसिटी टैक्स क्या है? इस एसी की क्या कैपेसिटी है, कितने घंटे चल सकता है दिन में? 24 घंटे। 24 घंटे चल सकते हैं। लैपटॉप 24 घंटे दिन में चल सकता है। एक होती है कैपेसिटी और एक होती है एक्चुअल यूज। इन दोनों में डिफरेंस होता है। एक्चुअल यूज हमेशा कम होता है कैपेसिटी से। अब अगर कोई चीजें 10th शेड्यूल में, 3rd में नहीं, 6th में नहीं, 3rd शेड्यूल में 20 चीजें थी, 6th में कोई लाइव एनिमल्स वगैरह थे जिसको हमने एग्जाम्प्ट सेल कहा था, कोई 10th शेड्यूल है हमारे लॉ में, 10th शेड्यूल वाली चीजें अगर कोई बेच रहा है तो हुकूमत उस पर जुल्म करेगी और कहेगी तुम प्रोडक्शन कैपेसिटी पे टैक्स दो। अब वो कहेगा भाईजान मैं बनाई 70 यूनिट्स रहा हूं, नहीं, हुकूमत कहेगी तुम 100 बना सकते हो ना, 100 पे टैक्स दो बस। तो फॉर गुड स्पेसिफाइड इन फलाना शेड्यूल टैक्स शैल बी लगा ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड नॉट ऑन द एक्चुअल सेल। आगे लिख लें, नॉट ऑन एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि किस पे लगेगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी पे। ओके, अगली बात क्या लिखी हुई है? फिक्स बेसिस का मतलब होता है हुकूमत कहती है यार मेरे से मुकमुका कर लो। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है ना 100 यूनिट्स की, तो मुकमुका कर लो फिक्स्ड बेसिस, यानी मिसाल के तौर पे 95 यूनिट्स कर लो। अगर तुम्हें ज्यादा मसला हो रहा है तो मुकमुका कर लो बीच में कहीं, ताकि ना तुम्हें ज्यादा मसला हो ना हमें ज्यादा मसला हो। इस तरह की लॉ की प्रोविजंस का मकसद ये होता है कि लोगों को इंकरेज किया जाए कि काम ज्यादा करें और कैपेसिटी पे जाके ऑपरेट करें, ताकि चीजें अंडर यूटिलाइज ना हो। चलें जी, साथ वाले के बैग से उसे कहीं टिश्यू पेपर का डब्बा या टिश्यू पेपर का पैकेट या मिनरल वाटर की बोतल या शू क्रीम, शू पॉलिश पकड़ लें हाथ में, और इस पॉइंट पर हम पढ़ते हैं। रिटेल प्राइस 119.66, सेल्स टैक्स 20.34 इज इक्वल टू 140 रुपीज। तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है, तो रिवाइज हो जाएगी। फॉर सेल्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल, टैक्स शैल बी लगा एट द रेट ऑफ 17% ऑफ रिटेल प्राइस, नॉट डिस्काउंटेड प्राइस। यहां डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। डिस्काउंटेड प्राइस पे आपने माइनस नहीं करना। डिस्काउंटेड कल याद है 15 लाख और 12 लाख न्यूमेरिकल में, तो आपने 15 लाख पे टैक्स लगाया था, 12 लाख पे 15 लाख पे। डिस्काउंट इधर अलाउड नहीं है, रिटेल प्राइस पे। रिटेल प्राइस तो देखें इस पे लिखी हुई है आरपी लिखा हुआ है, आरपी देखें मिनरल वाटर की बोतल आरपी लिखा हुआ है उस पर भी आरपी। अच्छा चलें ठीक है, पूरी रो में किसी के पास शायद ना हो, आगे चलें। द रिटेल प्राइस एंड सेल्स टैक्स शैल बी लिजिबली, प्रोमिनेंटली एंड इनडेलिबली, यानी इस तरीके से कि मिट ना सके, प्रिंटेड, या तो प्रिंट कर दें या खोद दें, और एम्बोस्ड। लेकिन ये प्रिंट या एम्बोस कौन करेगा? दुकानदार या मैन्युफैक्चरर? बाय मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ऑन ईच आर्टिकल, ईच पैकेट, ईच कंटेनर, ईच पैकेज, ईच कवर, ईच लेबल, यानी जो भी चीज है हर डब्बे पे अलग अलग प्राइस लिखी होनी चाहिए। हत्ता कि 10 रुपए वाला भी टिश्यू पेपर लें उस पर भी अलग प्राइस लिखी होगी। हत्ता कि छोटी डब्बी भी टूथपेस्ट के लिए उस पर भी प्राइस अलग से लिखी होगी। किसी बड़े डब्बे पे लिखना जरूरी नहीं, हर पैकेट, हर कवर पे, हर लेबल पे अलग अलग लिखी होगी। नॉट ऑन एक्चुअल सेल, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे टैक्स लगेगा। जो आप एक्चुअल जो गाड़ियां बना के बेची उन पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर नहीं, कैपेसिटी से मराते प्लांट जितनी बना सकता है। अच्छा, ये भाई ने इधर का सवाल पूछ लिया था। अच्छा तीसरा जी, फेडरल गवर्नमेंट कैन एक्सक्लूड और इंक्लूड एनी गुड्स फ्रॉम 3rd शेड्यूल। इस वक्त कितनी चीजें हैं 3rd शेड्यूल में? किसी को याद हो? एक दिन हमने देखा था 20 थी ना चीजें, 20। उसमें हुकूमत ने हो सकता है कुछ पहले हों और वो निकाल दी हों, और हो सकता है कुछ पहले ना हो वो डाल दी हो। निकाल डाल के इस वक्त कितनी है? 20। पता नहीं कौन सी निकाली है कौन सी डाली है, बहरहाल जो मौजूद हैं वो हमें पता है। सर ने कितने बच्चे क्लास में निकाले और कितने बच्चे क्लास में डाले ये शायद आपको नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो बैठे हुए वो पता है। ये अगले सफे वाला जो डब्बा है ये आपने याद नहीं करना, ये अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका डिफरेंस है। 3rd शेड्यूल वाली चीजें, पता चले किसी को 3rd शेड्यूल ही याद ना हो। 3rd शेड्यूल वाली चीजें, ये जो 20 चीजें थी, याद नहीं करना। ये जो 20 चीजें थी, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, परफ्यूम, आइसक्रीम, इन 20 चीजों की खासियत सुने और इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी चीजें हैं उनकी खासियत सुने। 20 आइटम्स ओनली विच आर लिस्टेड इन 3rd शेड्यूल। इशू पेपर घर में लिख लीजिएगा जाके। ऑल आइटम्स अदर देन 20, कौन कौन से? एसी, ओवन, गीजर, गाड़ी, ऑल आइटम्स अदर देन 20। इन पे सेल्स टैक्स किस पे लगेगा? रिटेल प्राइस पे। और बाकियों पे वीओएस पे। प्राइस कैसे तय होगी? रिटेल प्राइस एंड सेल्स टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन ईच आर्टिकल। लेकिन गाड़ी खरीद लें, ओवन खरीद लें, प्राइस विल नॉट बी इम्पोज्ड, बल्कि बिल पे लिखी जाएगी। डिस्काउंट 3rd शेड्यूल वालों को नहीं दिया जा सकता।
बिकॉज प्राइस इसके ऊपर इंपोज हुई होती है, तो डिस्काउंट दुकानदार दे भी दे तो इसी प्राइस पे 17% लगेगा। एंड अदर टैक्सेबल आइटम्स विल बी कंसिडर्ड इफ कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कंडीशन किसी को याद हो इनमें डिस्काउंट देने की? बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक और बिल पे लिखा हो, याद है ना किसी को? पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक हो। फर्दर टैक्स, इन पे फर्दर टैक्स लग ही नहीं सकता, चाहे आप बुरे बच्चे को भी बेचें। क्यों? क्योंकि इस पे तो लिखा हुआ है ना सेल्स टैक्स कितना, इन पे फर्दर टैक्स लग ही नहीं सकता। लेकिन इन पे फर्दर टैक्स लग सकता है। एसी, ओवन, गीजर, हीटर, कार, इन पे फर्दर टैक्स लग सकता है। जैसे अभी वायर्स के ऊपर फर्दर टैक्स लगा था। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, इस वक्त क्या रेट है? 17%। हायर रेट मे बी 23%, लोअर रेट मे बी 12%। तो ये नॉर्मल रेट है या स्पेशल रेट है? फेडरल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब एनी हायर रेट, मे प्रिस्क्राइब एनी लोअर रेट फॉर एनी क्लास ऑफ गुड्स। एनी क्लास से क्या मुराद है? जनरल रूल है या गिनी चुनी चीजों के लिए? गिनी चुनी चीजों के लिए। हुकूमत रेट को बढ़ा भी सकती है सेल्स टैक्स के, रेट को कम भी कर सकती है। ये कोई आधे नंबर का सवाल आ सकता है पेपर में या 1 नंबर का। वट आर स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, तो रेट ना लिखने लग जाइएगा। द रेट मे बी 23, मे बी 12, गिव मी मार्क्स। फेडरल गवर्नमेंट में लगा हायर रेट, में लगा लोअर रेट। लाइबिलिटी टू पे सेल्स टैक्स, यार ये मैं 3-4 बातें पढ़ के ना बस खत्म कर रहा हूं, फिर हम कुछ और चीज की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, लाइबिलिटी टू पे सेल्स टैक्स, ये तो आपको पढ़ा दिया मैंने। लाइबिलिटी टू पे सेल्स टैक्स, इंपोर्टर लायबल है और कौन लायबल है? सेलर लायबल है। इंपोर्टर लायबल और सेलर लायबल है। पढ़ें, ये किताब दें। इंपोर्टर लायबल है और सेलर लायबल है। पढ़ें। इन केस ऑफ सेल ऑफ कार, द पर्सन मेकिंग द सेल, कौन सेल कर रहा था? होंडा। अगला, इन केस ऑफ इंजन इंपोर्टेड इनटू, लिख लिया गुड्स के ऊपर इंजन। इन केस ऑफ इंजन इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, द पर्सन इंपोर्टिंग द इंजन, ये कौन है? होंडा। तो होंडा ही दोनों मौके पे टैक्स देगा। इन केस ऑफ सेल ऑफ कार, होंडा इज लायबल, एंड इन केस ऑफ इंपोर्ट्स, होंडा इज लायबल। व्हाई होंडा इज नॉट लायबल एट द टाइम ऑफ परचेज? पे तो करेगी लेकिन हुकूमत के खजाने में जमा नहीं करवाएगी। एक जनरल रूल की एक्सेप्शन है जो डब्बे के नीचे है। डब्बे के नीचे जो लाइन है वो एक्सेप्शन है, द बोर्ड एक्सेप्शन है। होंडा ने सर आसिफ को गाड़ी बेची 35,10,000 की। ये 5,10,000 सर आसिफ किसको देंगे? होंडा को। और होंडा फिर किसको जमा करवाएगी? लेकिन अगर होंडा 2 नंबर निकले और एफबीआर वाले कह दें कि होंडा 2 नंबर है, तो सर आसिफ को कहा जाएगा बार एक काम करें, 5,10,000 शहबाज शरीफ को दे जाएं और 30 लाख होंडा को देखें। अब ये 5,10,000 सर आसिफ को जमा कराने पड़ेंगे गवर्नमेंट के खजाने में। तो आप बताएं बायर जा रहे हैं या सेलर जा रहे हैं? ये एक एक्सेप्शन है जनरल रूल की, अगर बोर्ड कह दे। ये अगर बोर्ड कह दे, ये बात पढ़ें। द बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज, तो ब्रैकेट में ले ले। द बोर्ड में स्पेसिफाई गुड्स। में स्पेसिफाई गुड्स का क्या मतलब है? सबके लिए जरूर है या कभी कभी ये रूल लगेगा? द बोर्ड में स्पेसिफाई गुड्स वेयर पर्सन रिसीविंग सप्लाई इज लायबल टू पे द टैक्स। तो लिखें, इट मीन्स सर आसिफ विल पे 5,10,000। 5,10,000 तो याद है ना कहां से आया हुआ है, काफी दफा बात होगी। इट मीन्स सर आसिफ विल पे 5,10,000 डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। ये जनरल रूल नहीं है। विल पे 5,10,000 डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। थर्ड शेड्यूल वालों पे वो डब्बे पे लिख देगा, बाकियों पे बिल पे लगाएगा। क्या चीज? नहीं, वो तो चेंज करनी पड़ेगी उसे। अच्छा जी, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है, ये कौन सा टैक्स है? जनरल नॉर्मल टैक्स है। हार्मफुल गुड्स जो होती है ना, डेंजरस, सेहत के लिए या और कोई हार्मफुल गुड्स, उन पे एक टैक्स लगता है, वो एक्स्ट्रा टैक्स है। ये कौन सा है और ये कौन सा है? एक्स्ट्रा टैक्स आप 10% लगा सकते हैं ताकि टोटल 27 हो जाए। कोई ज्यादा ही हार्मफुल चीज है तो आप 16% लगा दें एक्स्ट्रा टैक्स। कोई ज्यादा ही हार्मफुल चीज है आप 17% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दें। फर्दर नहीं कह रहा, फर्दर तो और है ना, फर्दर तो बुरे बंदों पे लगाना है। ये बुरी चीजें हैं, हार्मफुल गुड्स हैं, और ज्यादा ही आपने लगाना है तो 17% लगा दें। लेकिन अगर आप 17 जमा 18 कर रहे होंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पाकिस्तान में किसी भी चीज पे मैक्सिमम जो सेल्स टैक्स लग सकता है वो कितना? 34। उसमें 17 क्या होगा? नॉर्मल, और 17 एक्स्ट्रा। तो ये भी सही है, ये नहीं हो सकता। तो बता दें जी, एक्स्ट्रा का मैक्सिमम रेट
17%। एक्स्ट्रा का मैक्सिमम रेट 17%। बूंदा बांदी होती है तो बच्चे सर का नंबर ढूंढ के मैसेज करते हैं, लेक्चर अपलोड करा दें। बूंदा बांदी पे बूंदा बांदी हो रही है आज, या रेन स्टॉर्म हो रही है, थंडर रेन स्टॉर्म हो रही है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? थंडर स्टॉर्म। ओके, पढ़ें जी। फेडरल गवर्नमेंट may collect tax at such extra rate or extra amount, harmful goods लिख लिया इधर आपने। फेडरल गवर्नमेंट may collect tax at such extra rate or amount in addition to normal tax। ये टैक्स क्या होगा? इन एडिशन टू नॉर्मल होगा ना, प्लस का साइन लगा हुआ है बीच में, इन एडिशन टू नॉर्मल। द टैक्स चार्ज हियर कौन सा टैक्स है? एक्स्ट्रा 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 टैक्स चार्ज हियर, एक्स्ट्रा वाला। एक्स्ट्रा शैल नॉट एक्सीड 17%। The federal government will also specify the mode, manner and time of payment। फेडरल गवर्नमेंट तरीका बता देगी आपने कब पे करना है। जी मोहतरम, वो नहीं है, इसने इधर बताई, बस आपको ना पेपर में एक्स्ट्रा टैक्स का लफ्ज आ जाएगा। पॉइंट 6, स्पेशल पावर्स टू फेडरल गवर्नमेंट। द फेडरल गवर्नमेंट में इन प्लेस ऑफ टैक्स अंडर सबसेक्शन 1, फेडरल गवर्नमेंट में इन प्लेस ऑफ टैक्स अंडर सबसेक्शन 1, इस टैक्स के बजाय मे लेवी एंड कलेक्ट सच टैक्स एज इट मे डीम फिट ऑन एनी गुड्स। फिर उसके मोड, मैनर एंड टाइम ऑफ पेमेंट भी हुकूमत बताएगी, कब पे करना है, कैसे करना है। अब पॉइंट 6 में और बी में क्या फर्क है? 6 बी में क्या लिखा हुआ था? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। और इधर क्या लिखा हुआ है? स्पेशल पावर। उधर क्या था? स्पेशल रेट। इधर क्या है? स्पेशल पावर। अब इन दोनों में फर्क बड़ा वाज़ेह है। स्पेशल रेट का मतलब है मैकेनिज्म सारा वही रहेगा, इनपुट का नाम इनपुट होगा, आउटपुट का नाम आउटपुट होगा, सेल पे 17% की बजाय ज्यादा लग जाएगा या कम लग जाएगा। स्पेशल पावर का मतलब यह है कि रेट भी बदल दें, मैकेनिज्म भी बदल दें, इनपुट आउटपुट के रूल भी बदल दें, पूरा सेल्स टैक्स उठा के बदल दें किसी बंदे के लिए। तो ये एक स्पेशल पावर है जो निहायत ही रेयर सर्कमस्टांस में यूज हो सकती है। तो इसमें बड़ा वाज़ेह वो कह रहा है, मैं तो सबसेक्शन 1 को भी झंडी करा दूंगा। कहते हैं सबसेक्शन 1 जो आपका मेन सेक्शन है ना, उसको ही मैं उठा के फारिग कर दूंगा, और सबसेक्शन 1 जो जनरल रूल है पूरे लॉ का, उसको उठा के फारिग करके मैं कोई नया लॉ खड़ा कर दूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। तो ये क्या है? स्पेशल रेट या स्पेशल पावर? तो ये इन दोनों में जरा फर्क है, रेट और पावर के चक्कर में मिक्स ना कर दीजिएगा। और यहां जो मेन बात है ना, वो एग्जामिनर ये ढूंढेगा, इन प्लेस ऑफ टैक्स अंडर सबसेक्शन 1। अंडर सबसेक्शन 1 तो पेपर में लिख के आएंगे ना, इन प्लेस ऑफ द नॉर्मल टैक्स, इस तरह लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ नॉर्मल टैक्स। अंडर सबसेक्शन 1 का लफ्ज नहीं पेपर में लिख सकते, तो याद भी नहीं रहना इस तरह। अच्छा जी, पॉइंट 8, ये लफ्ज काट दें, टू द सीएनजी कंज्यूमर। जी बिल्कुल, असेंबली में पेश होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि सीएनजी वालों को, सीएनजी पंप्स को, होते थे कुछ जमाने पहले, अब तो नजर नहीं आते, सीएनजी पंप्स को गैस कौन बेचेगा? सुई गैस वाले। बस ये पढ़ लें, इन केस ऑफ सेल ऑफ गैस टू सीएनजी स्टेशन, इन केस ऑफ सेल ऑफ गैस बाय सुई गैस या सुआ गैस? सुई गैस। इन केस ऑफ सेल ऑफ नेचुरल गैस बाय सुई गैस टू सीएनजी स्टेशन, द गैस ट्रांसमिशन कंपनी, ये कौन है? सुई गैस, शेल चार्ज सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये कोई एक डेढ़ नंबर का सवाल आ सकता है। चलें जी, हमारी आज की आखिरी बात, पॉइंट 9, टैक्स ऑन रिटेलर्स। मैन्युफैक्चरर में ना, मैन्युफैक्चरर में इसको मैं उसी तरह बना देता हूं जिस तरह मैंने मैन्युफैक्चरर बनाया था। मैन्युफैक्चरर में भी इस तरह दो डब्बे बनाए थे। मैन्युफैक्चरर में कॉटेज इंडस्ट्री, नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरर में छोटों का नाम रख दिया गया, क्या? कॉटेज इंडस्ट्री, और बड़ों का नाम नहीं रखा गया, तो बड़ों को क्या कहेंगे? नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। इधर उल्टा है, सेल्स टैक्स में बड़ों का नाम रख दिया गया। बड़े जो रिटेलर होते हैं ना, बड़े रिटेलर,
उनका नाम रख दिया गया, बड़ा अजीब सा नाम है, कॉटेज नहीं, टायर 1, पता नहीं क्या, टायर 1 रिटेलर्स, हैवी हैवी लेवल के रिटेलर्स, कैटेगरी 1 समझ लें, बड़े रिटेलर्स। और जो अदर्स हैं टायर 1 के अलावा वाले, वो कौन से होंगे? छोटे रिटेलर। तो ये जो रिटेलर्स हैं बड़े और छोटे, इनके लिए रूल क्या है? बड़े रिटेलर्स के लिए तो वो नॉर्मल टैक्स, सेल्स टैक्स 17% उसी तरह लगेगा। छोटे रिटेलर काबू नहीं आते, और छोटे रिटेलर हुकूमत के पास आते भी नहीं। तो जहां जहां हुकूमत को पता ना छोटा रिटेलर है, तो वो इनके मंथली बिजली का जो बिल होता है ना, उसमें वापडा वालों को कहते हैं कि थोड़ा बहुत टैक्स डाल के भेज दिया करें, बस ये लोग हमारे काबू नहीं आते। अब जितना कोई आ रहा है उतनी को गनीमत जाने, इससे ज्यादा की टेंशन ना लें आप। तो ये छोटे रिटेलर्स के लिए रूल है। तो छोटे रिटेलर्स का नाम बताएं, कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं। बड़े रिटेलर्स का नाम बताएं, लेकिन उधर छोटे मैन्युफैक्चरर्स का नाम बताएं, बड़ों का कोई नाम नहीं अलग से, ये नोट। तो जो लोग काबू नहीं आते क्या करें? बिजली के बिलों में आप उनका टैक्स डाल के भेज दें। ओके, ये रिटेलर्स के ना इस तरह टायर 1 और नॉट अ टायर 1, ये न्यूमेरिकल नहीं है हमारे सिलेबस में। थ्योरी क्या तक ये बात, बस टायर 1 कैटेगरी रिटेलर्स ये कौन से हैं? बड़े लिखे, वरना ये भूल जाएंगे आपको, क्योंकि कॉटेज का तो मतलब समझ आता है छोटे, टायर 1 का तो मतलब ही हमें समझ नहीं आ रहा पड़ के। टायर 1 के लफ्ज को तो क्राइम करना पड़ेगा। बड़े रिटेलर्स शैल पे टैक्स इन नॉर्मल वे एट द रेट ऑफ, आप कौन से रह गए? छोटे। छोटे द टैक्स शैल बी चार्ज थ्रू मंथली बिजली का बिल। अच्छा, ये ना पूछिएगा बड़े कौन है छोटे कौन है, ये अलग रूल्स हैं, लेकिन ये आप मैं बता सकता हूं कॉटेज कौन सा नहीं है। उसके कॉटेज की डेफिनेशन दी हुई है, टायर 1 की डेफिनेशन देखेंगे अगर कभी मिल गई, मेरा नहीं ख्याल दी हुई है हमारे सिलेबस में। टैक्स शैल बी चार्ज थ्रू महीने का बिल फ्रॉम रिटेलर्स अदर देन टायर 1, ये कौन से होते हैं? डब्बा डाल के अगर मैं लिखूं, छोटे रिटेलर। द रेट विल बी 5% वेयर महीने का बिल इज अप टू 20,000। तो जहां बिल महीने का 20,000 तक है, वहां आपका सेल्स टैक्स का रेट क्या हो जाएगा? 17% या 5%। और बिजली का बिल अगर 20,000 से ज्यादा है 7.5%। इसको ना मुंह उधर करके याद कर लें जरा। कर लिया? 5% 20,000 तक के लिए और 20,000 से ऊपर के लिए। तो अब मुंह वापस ले आए। एंड द इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, ये कौन है? वापडा। एंड द वापडा shall deposit the amount collected from retailer directly in government treasury। इस तरह लिखेंगे तो फिक्रे की सेंस बनेगी, वरना समझ नहीं आना घर में। एंड द वापडा shall deposit the amount collected from retailer directly in government treasury। इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर से मुराद वापडा, कलेक्टेड फ्रॉम रिटेलर। ये जो टैक्स है ना अबव कौन सा वाला इस तरह डब्बे में? 5% और 7.5। द 5 एंड 7.5 ऑन अदर देन टायर 1 रिटेलर, छोटे रिटेलर इज अदर देन 17। ये 17 के अलावा है कोई? कहते हैं ये 17 के अलावा है कोई, ये 17 नहीं है। वो कहते हैं इन पे 3% भी नहीं लगाना मैंने, इन पे कोई एक्स्ट्रा भी नहीं लगाना, ना इन पे एक्स्ट्रा लगाना है, ना इन पे 3% लगाना है, ना इन पे 17% लगाना है, बल्कि इन पे क्या लगाना है? 5% लगाना है या 7.5%। तो नीचे ऐसी तमहीद बांध दी उसने कि छोटों पे मैंने ये पंगे नहीं लेने, ये तो नॉर्मल लोगों पे पंगे लिए जाते हैं। अब मोटे मोटे अल्फाज याद कर लें, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। स्टील प्रोडक्ट्स बिल के अमाउंट पे लगेगा, बिल के अमाउंट पे लगेगा, इनकी सेल नहीं देखी जाएगी। अच्छा जी, ये 2 3 नंबर के सवाल आते हैं इसमें से। पहले की हेडिंग बताएं क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ सेल्स। नहीं, पहले की हेडिंग है नॉर्मल रेट ऑफ सेल्स। दूसरे की हेडिंग फर्दर टैक्स। वायर सेलर वाली मिसाल ध्यान में रखिएगा, फर्दर टैक्स। और ये क्या है? कैपेसिटी टैक्स का अजीब सा लफ्ज़ है, कैपेसिटी टैक्स। अगला लफ्ज़ क्या है? टैक्स ऑन सेल स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल। अगला स्पेशल रेट या स्पेशल पावर? स्पेशल रेट। लायबिलिटी तो आपको पता है किस किस की टैक्स जमा कराने की। उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स, उसके बाद
स्पेशल पावर्स, उसके बाद टैक्स ऑन सप्लाई टू सीएनजी कस्टमर एंड इसके बाद टैक्स ऑन रिटेलर्स। भाई कितनी देर में आ रहे हो? पानी पी के आ रहे हो? पानी है किसी के पास? कोई दे सकता है? ऐसा तो नहीं होगा? ये भाई दीदी आज बैठो, बात बड़ी इंपॉर्टेंट होनी थी और ये पूरे अगले 20 मिनट की बेस बननी है। भाई टेस्ट के अंदर कल पेज नंबर, चलें छोड़ें, ओह पुरानी बुक। टेस्ट के अंदर अगर आप कहें बिल्कुल ही मुझे जो है ना बिल्कुल ही ऐसा कोई टेस्ट दें कि मैं बस खुश हो जाऊं, पेज 462, 463 और 464, असल में टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई के दो डेफिनेशंस। पेज 462 जरा, और 462 तो कुछ भी नहीं है, शर्म सी आ रही है मुझे। 461 से शुरू कर लेते हैं, पेज 461 से शुरू कर लें। पेज 461, 2, 3, 4, ये 4 सफ़े हो गए टेस्ट में। एक छोटा सा सेक्शन अगर आपको बुरा ना लगे, 51, ये मैं इधर टेस्ट ऑनलाइन में मैंने कुछ और आप शेयर किया था, उधर भी मैं सिलेबस रिवाइज करके टेस्ट में डाल दूंगा। तो ये जी आपका 51 था, 50 था कल सेक्शन जो पढ़ा था, वो जो 4 साल से ज्यादा पाकिस्तान से बाहर था। अगर उसमें से कोई छोटा मोटा सिनेरियो पे सवाल आ गया तो पकड़ लेंगे कितने सालों की इनकम माफ होगी। ये तो टेस्ट आने तो दें, टेस्ट तो आने दें। सेक्शन 51, ये अब आप मोटिवेट हो गए। अच्छा चल यार टेस्ट ही है, जो तो टेस्ट की तैयारी करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा मोहतरम, जॉन जब पैदा हुआ तो जेनिफर ने नियत की, मां उसकी जो पता नहीं की यार सोच रहे होंगे क्लास सीए करें नाम से। जॉन जब पैदा हुआ तो जेनिफर ने नियत की, जॉन वल्द जेनिफर ना कहिएगा, ये मां है बाप नहीं है। तो जॉन जो है अम्मा है, सॉरी जेनिफर जो अम्मा है जॉन की, उसने नियत की, मन्नत तो नहीं अंग्रेजों ने मान, ये यार जर्मनी में माशाल्लाह हादसा तो जर्मनी में अल्लाह ने ला दी है इसको। तो जेनिफर जो कि जर्मनी में रहने वाली है, उसको अल्लाह ने जर्मनी में जॉन दे दिया। जबरदस्त हो गया। इसने नियत कर ली नौकरी करेगा तो पेशावर में या लाड़काना में। एफबीआर वाले खुश हो गए, एफबीआर वाले खुश हो गए। इन्होंने कहा ऐसी माएँ चाहिए, ऐसी माएँ चाहिए, ऐसी फॉरेनर माएँ हों तो पाकिस्तान क्या तरक्की करेगा। तो बताएं मां ने क्या नियत की बेटे के बारे में? नौकरी करेगा तो पाकिस्तान, नौकरी करेगा तो पाकिस्तान में करेगा बेटे, ये तूने मेरी नियत पूरी करनी है। और माशाल्लाह जॉन चलने लग गया अपने पैरों पे, 10-11 महीने का हुआ, चलने लग गया अपने पैरों पे। आहिस्ता आहिस्ता उसने खुद रोटी खाना शुरू कर दी, 2 साल का हो गया, रोटी खुद खाना शुरू कर दी। चलते 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 ओ लेवल कर लिया जर्मनी में, चलते 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 ए लेवल भी कर गया, हत्ता के ग्रेजुएशन भी कर ली। और इसके बाद जॉन ने फ्लाई किया डायरेक्ट, कराची की फ्लाइट पकड़ी और लाड़काना पहुंच गया। लाड़काना पहुंच के इसने अपनी सीवीज फेंकना शुरू की। पहले तो इसने इमरान खान को जाके बताया कि देख तूने कहा था दूर दूर से लोग नौकरियां करने आएंगे पाकिस्तान में, तो मैं नौकरी करने आया हूं पाकिस्तान में, तेरी ख्वाहिश इमरान खान पूरी होगी। तो अब नेस्ले के अंदर जो है वो ये सेल्स मैनेजर लग गया। नेस्ले के अंदर क्या लग गया? सेल्स मैनेजर। अब ये जो इनकम्स कमा रहा है, इनकम्स ये 2 किस्म की कमा रहा है। माशाल्लाह छोटा जवान है, 25 साल का लड़का है। तो ये इनकम्स जो है ना 2 किस्म की कमा रहा है। नंबर 1, एक तो कमा रहा है पाकिस्तान सोर्स इनकम। कौन सी इनकम? पाकिस्तान सोर्स इनकम। ये नेस्ले में कमा रहा है और ये इनकम फ्रॉम सैलरी है। माने क्या नियत की थी? तूने नौकरी करनी है पाकिस्तान में, अल्लाह ने इसको पाकिस्तान में क्या दे दी? नौकरी। ओके अच्छा जी, नाउ फॉरेन सोर्स इनकम भी ये कमा रहा है। ये मैं आपको जरा बता दूं, सुबह सुबह मुझे मिला था फॉरेन सोर्स इनकम। इसकी ना दुकान है जर्मनी में फर्नीचर की, फर्नीचर। और आप फर्नीचर अगर कभी जर्मनी जाए ना तो हाँ पिछले जुमे को मैं गया हुआ था अगर कभी आप कभी जर्मनी जाए ना तो आपको आवाज लगती नजर आएगी फर्नीचर हो तो जॉन का, फर्नीचर हो तो जॉन का। ये इतना मशहूर है इसका फर्नीचर उधर। तो जवानी में इसने बड़ी तरक्की कर लिया। तो ये कौन सी इनकम कमा रहा है? फॉरेन इनकम। और ये कौन सी इनकम कमा रहा है? पाकिस्तान सोर्स। अब सवाल ये राइज होगा अबू बकर, सवाल ये राइज होगा कि इसकी पाकिस्तान की इनकम माफ करनी है या फॉरेन की। तो याद रखिएगा ये जो प्रोविजंस होती है ना, फॉरेन इनकम माफ करती है, पाकिस्तान की इनकम कोई नहीं माफ करती। कल भी हमने फॉरेन इनकम माफ की थी, तकरीबन महीना पहले भी हमने फॉरेन सोर्स सैलरी माफ की थी। कोई पाकिस्तान इनकम माफ नहीं होती अनलेस कि कोई एग्रीकल्चर हो या कोई एम्प्लॉय पेंशन ले रहा हो, वो आपने पढ़ी हुई चीजें। फॉरेन इनकम ये सेक्शन इसकी माफ करेगा।
अगर जॉन ये जब नौकरी करने आएगा ना तो याद रखिएगा ये रेजिडेंट बन जाएगा। क्यों रेजिडेंट बनेगा? जाहिर बात है, नेस्ले वाले को कहेगा, नेस्ले वालों को कहेगा भाईजान मैं नौकरी करने आया। नेस्ले वाले कहेंगे ठीक है भाई, साल के अंदर तुझे 20 छुट्टियां दे देंगे, जा अपनी माँ जेनिफर से मिलाया कर। माँ फोन किया करेगी उदासी में, बेटा बहुत अरसा हो गया, अम्मी नहीं आने दे रहे नेस्ले वाले। फिर फोन करेगी, फिर दोबारा नेस्ले को नौकरी करेगा, मिन्नत करेगा, दरखास्त करेगा, यार खुदा के लिए मुझे जो है वो आप छुट्टी दे दें। तो नेस्ले वाले साल में 15-20 दिन की छुट्टी दे दिया करेंगे, जाके माँ को मिलाया करेगा। आप मुझे बताएं, माँ ने खुद नियत की हुई थी भुगते आप मुझे बताएं कि क्या यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? क्या ये रेजिडेंट होगा पाकिस्तान में नौकरी अगर करे या नॉन रेजिडेंट होगा? भाईजान नौकरी के लिए खुद आना पड़ता है, लेकिन बिजनेस आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। बिजनेस के लिए खुद जाना जरूरी नहीं है कि फर्नीचर की दुकान है तो उधर जॉन ही बैठा हो, तो जॉन ने अपने अगले कई शिगिर्द रखे होंगे उधर, तो इसलिए उसका कोई मसला नहीं है। तो जॉन पाकिस्तान में मौजूद है तो जॉन क्या है? रेजिडेंट। अब अगर जॉन, ये इनकम तो इसकी टैक्सेबल है, इस पर तो मुझे कोई इतराज नहीं। ये इनकम के ऊपर मेरा सवाल है कि टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। इसके लिए जॉन 3 शर्तें पूरी करें। 2 घंटे धूप में खड़ा हो रोजाना। चलें यहां से शुरू करते हैं। पहली शर्त जॉन ने यह करनी है कि यहां से फ्रीडम कोड़े खान, अच्छा पहली शर्त इसने यह पूरी करनी है जॉन ने कि इसका स्टे पाकिस्तान में लेस देन 3 years है। लेस देन 3 years यानी 2-2.5 साल 3 साल स्टे है। अभी इसका स्टे 3 साल से ज्यादा ना हुआ हो, यानी ये समझ लें ये 2-3 साल के लिए नौकरी करने आया है, तो 2.5-3 साल इसको बेनिफिट मिलेगा। इसका स्टे पाकिस्तान से कितने अरसे से कम हो? 3 साल समझ लें या 36 महीने समझ लें, जो आपको पसंद हो। 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 3 साल इज इक्वल टू 36 मंथ्स। तो इसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल हो। 3 साल इकट्ठे जरूरी नहीं है। 10 महीने के लिए आया, फिर 1-2 महीने के लिए चला गया अम्मी से मिलने, फिर दोबारा 10-11 महीने के लिए आ गया, फिर चला गया, आता जाता रहे, लेकिन टोटल स्टे किससे ज्यादा ना हो? 3 साल से ज्यादा ना हो। पहली शर्त। दूसरी शर्त, ये रेजिडेंट बना है क्योंकि ये सैलरी कमाने आया है। बस रेजिडेंट क्यों बना है? क्योंकि क्या कमाने आया? सैलरी कमाने आया। और बना भी इसी वजह से रेजिडेंट है। अम्मी की ख्वाहिश भी यही थी। अम्मी की ख्वाहिश नहीं, इसमें कोई कंडीशन। अच्छा, तो रेजिडेंट क्यों बना है? क्योंकि क्या कमाने आया? और तीसरी शर्त, इसकी जो फॉरेन इनकम है फर्नीचर वाली, नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। और वैसे जॉन ने कह दिया हराम है कि मैं पैसा पाकिस्तान में लेके आऊं, पाकिस्तानी अपना पैसा नहीं छोड़ते, मेरा कहां से छोड़ना इन्होंने? तो मैं अगर वो वाला पैसा फर्नीचर वाला पाकिस्तान मंगवा भी लिया अपनी याशियों के लिए, तो फिर मारा जाएगा। पैसा जो कमा रहे बाहर के मुल्क में, उससे बाहर के बैंक अकाउंट का पेट भरे, पाकिस्तान में वो पैसा लाने की इजाजत नहीं है। अगर ये 3 शराइत पूरी हो जाए तो आपकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट हो जाएगी। हालांकि ये रेजिडेंट है, और रेजिडेंट के लिए हमने जनरल रूल क्या पढ़ा था चैप्टर 4 में जब आप बच्चे थे, कि रेजिडेंट ने नहीं वो तो 183 डेज वाला रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट के लिए रूल क्या पढ़ा था मैं पूछना चाह रहा हूं। आपने पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स देना होता है, और लेकिन अगर रेजिडेंट ये साबित कर दे कि मैं 3 शराइत पूरी कर रहा हूं, बाहर से आया हूं क्या करने? नौकरी करने। दूसरी शर्त, मेरा स्टे अभी 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ। और तीसरी शर्त, बाहर जो आपने इनकम कमाई है उसे पाकिस्तान लाने की इजाजत। अगर ये 3 शराइत पूरी कर दें तो आपकी बाहर की इनकम क्या हो जाएगी? माफ हो जाएगी। अभी कुछ नोट ना करें। ये कौन सा चैप्टर चल रहा था? बीच बीच में कलम चले गए थे। चैप्टर 13 निकालें जी, पेज 288। पेज 288, क्वेश्चन नंबर 3। 1 मिनट लगाएं, इसको जरा स्टोरी की तरह पढ़ लें। जल्दी करें। जी मैं क्लास में हूँ, एक लड़के ने हमारे ज्वाइन करना, तो मैं उसको कहूँगा आपसे कॉन्टेक्ट कर लें। चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया। 3 इनकम्स आ रही हैं, लिख लें कौन सी टैक्सेबल है कौन सी एग्जेम्प्ट है, जो आपको समझ आ रहा है। पाकिस्तान वाली इनकम माफ ना कीजिएगा प्लीज। मार्गरेट, अ जर्मन नेशनल, was employed as technical manager of Pfizer Chemical, a resident company on यकम अक्टूबर। ये कौन सा साल है? यकम अक्टूबर 10। टैक्स ईयर 2011। टैक्स ईयर 2011 में कितने साल के लिए नौकरी करने आई है? तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज लेस देन, लेस का साइन सही है ना, साइड गलत नहीं लिखी, इट इज लेस देन 3 ईयर। तो लेस देन 3 ईयर्स, एक शर्त तो पूरी होगी। दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है, was
वॉज एम्प्लॉयड, तो सैलरी कमाने आई है, तो सैलरी कमाने की वजह से रेजिडेंट बन रही है। दो शर्तें हमें पूरी नजर होती आ रही हैं कि 3 साल से कम में और सैलरी कमाने के लिए आई है। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शी वाज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर्स एट वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फाइजा केमिकल्स ने कहा तूने टेक्निकल मैनेजर तो है और तूने हमें टेक्निकल काम तो यहां करके देना है, लेकिन इसके साथ हम तुझे इजाजत देते हैं कि तू जगह जगह जाके सेमिनार कर ले और लेक्चर डिलीवर कर ले ताकि तेरी बातों से लोगों को फायदा हो जाए। ड्यूरिंग 2012, अगला साल यकम अक्टूबर 10 को आई है, अगला साल, ड्यूरिंग टेक्स 2012 शी कंडक्टेड 3 वर्कशॉप सेशंस। उसने 3 जगह लेक्चर दिए। लाहौर इचरे में आके उसने एक तो लेक्चर दिया, इसके उसे $15,000 मिले, और जिस बंदे ने ये इवेंट मैनेज कराया था उसने इसको $15,000 दे दिए, कराची के बैंक अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो मोहतरम ये तो प्लीज पाकिस्तान सोर्स इनकम है, इस पर तो मैंने डिस्कशन आपसे की ही नहीं। पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्सेबल होती है, पाकिस्तान सोर्स इनकम हमने लोगों की क्यों माफ करनी है? पाकिस्तान आए में जो कमा रहे हैं रगड़े उनको, उनसे पैसे लें, टैक्स लें। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिच, ये ना कहिएगा शेखुपुरा के पिछली गली में म्यूनिच, इसको अब आपने एज्यूम नहीं करना बाहर का मुल्क, ये बाहर का है। वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिच, जर्मनी में। वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिच, अ फीस ऑफ $25,000 was received in Germany in her म्यूनिच बैंक अकाउंट। आप बता दें ये म्यूनिच में जो सेशन होगा ये पाकिस्तान की इनकम है, बाहर की इनकम है? बाहर की इनकम है। अगली बात, अब मैं येलो से हाईलाइट करने लगा हूं, स्टेज का 3 साल से कम है, नौकरी करने की वजह से क्या बनी है? रेजिडेंट बनी है। और तीसरी शर्त, पैसे कहां हैं? पाकिस्तान में नहीं मंगवाए, बाहर ही रखे हैं। तो तीनों शर्तें क्या हो गई? पूरी होने की वजह से इसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? अच्छा ये मैं बता दूं, ये ना जॉन की बहन है और अम्मी ने दोनों के बारे में ये नियत की थी, बेटा होगा उसको भी पाकिस्तान भेजूंगी, बेटी होगी उसको भी पाकिस्तान भेजूंगी। आगे चलें। वर्कशॉप सेशन इन दुबई के अंदर वर्कशॉप सेशन किया इसने, तो अ फीस ऑफ $20,000, दुबई पाकिस्तान से बाहर है आजकल, जब तक आप पेपर देने जाएंगे तभी शायद बाहर ही हो। तो अ फीस ऑफ $20,000 was remitted to her bank account in कराची। ओहो, माना के 2 साल से कम के लिए आई है, माना के सैलरी कमाने की वजह से रेजिडेंट बनी है, लेकिन पैसे इसने बेचारी ने कहां मंगवा लिए? पाकिस्तान मंगवा लिए। इसलिए पाकिस्तान मंगवाने की वजह से इनकम तो बाहर की है, दुबई में वर्कशॉप हुई है ना, इनकम तो बाहर की है, लेकिन क्या बन जाएगी? टैक्सेबल, बिकॉज शी हैज रिसीव्ड द मनी इन पाकिस्तान। कितने लोग इसी नतीजे पे पहुंचे थे? कितने लोगों ने सच्ची सच्ची बताइएगा पहली वाली के बारे में सोचा था ये टैक्सेबल है? पहली बारी पाकिस्तान सोर्स को ना बच्चे भूल जाते हैं, असल में इतना नशा छाया होता है फॉरेन सोर्स का डिसीजन लेने का कि पाकिस्तान वाली बात ही भूल जाते हैं। वो भी तो लिखा है कि पाकिस्तान वाली टैक्सेबल है, तो नहीं कैमरा उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो जो मैंने नोट किया है उसकी कोई तस्वीर खींचनी है खींच लें, आपकी मर्जी है। अभी मुझे जरा सेक्शन पढ़ा लेने दें ताकि हम क्लास खत्म करें। ये 3 बातें पढ़ लें जी सेक्शन 50 में, सेक्शन 50 में 3 बातें पढ़ लें। ये हेडिंग क्या सेक्शन की? बहुत से बच्चे ना सेक्शन के अंदर की बॉडी पढ़ लेते हैं, हेडिंग पढ़ना भूल जाते हैं। फॉरेन इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट क्यों कह रहे हैं इसको? 3 साल से कम के लिए। मैं भी इधर कैमरा करवा दूंगा, तस्वीर खींच लीजिएगा और खींच के वहां रख लीजिएगा जहां कभी मिलनी भी नहीं। कल ही पता चले मुझे, कल की क्लास में कोई तस्वीर नहीं आपके पास है। फॉरेन इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल। द फॉरेन इनकम ऑफ मार्गरेट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ बाजी इज रेजिडेंट सोली बिकॉज ऑफ हिज नौकरी की वजह से रेजिडेंट बननी है। पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त, शी इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 महीने के लिए आई, 10 महीने के लिए आई, 10 महीने के लिए अभी 30 महीने है, 36 महीने से क्रॉस नहीं किए, तो कोई नहीं, एंजॉय करे बेनिफिट। फॉरेन इनकम इसकी माफ करें। 2 का ही नहीं पढ़ना दानिश, 2 का ही नहीं पढ़ना। However, under the following circumstance, foreign income will be chargeable to. Under the following circumstance, foreign income will be chargeable to tax. वो क्या circumstance है? Any foreign income brought into or received in. अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ले आए बाजी ये पैसे, तो फिर आपको इन पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। 2 का ही नहीं पढ़ना। ऑटम 2021
द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन हैज़ इम्प्रूव्ड। ये वो एग्जामिनर को मैंने मैसेज किया था कि मुझे ज़रा भेज दे, तो उसने मुझे कमेंट्स भेजे हैं, वैसे आई के भी वेबसाइट पर भी पड़े होते हैं। द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन हैज़ इम्प्रूव्ड। ऑटम 2021 में वो जो बच्चा पिछली दफ़ा आया था वो बहुत बेहतर हो गया इस दफ़ा एज कम्पेयर टू स्प्रिंग 2021, क्योंकि पिछली दफ़ा इस दफ़ा कहते रिजल्ट 46% आया, पिछले 39% आया था। द अंडर परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन नंबर फला 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 एंड फला मे बी एट्रीब्यूटेबल टू सेलेक्टिव स्टडीज़। ये तो आपने करे माशाल्लाह, सारा साथ याद कर रहे हैं, क्योंकि पूरे सेशन में मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने आके पूछा सर ये याद करना है या नहीं करना। सारे यही कहते हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह सारा याद कर रहा हूँ। लैक ऑफ प्रैक्टिस का तो आपको मसला नहीं है, आपको पता है प्रैक्टिस आप खूब करते हैं, साथ आप लिख भी रहे हैं और न्यूमेरिकल्स भी रोजाना कल वाले भी जो आपने किए एक बार नजर गुजारी। ऑल एग्जामिनर्स आर एडवाइज्ड। एग्जामिनर कहता है मेरा कोई पता नहीं मैं कब चला जाऊँ दुनिया से, जाते जाते एक नसीहत कर दूँ तुम्हें, सिलेबस पूरा तैयार किया करो। ये जो सीनियर्स के मशवरों पे चैप्टर छोड़ते हो ना, कहते हैं ये तुम्हें जो है मरवा देते हैं सीए में। एंड मस्ट डू रीजनेबल प्रैक्टिस। कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह शाम दिन रात लगे रहो, कोई एक दो दफा जरा सवाल को अपने हाथ से गुजार लिया करो, मेहरबानी आपकी। बिफोर अपियरिंग इन एग्जाम, ये नहीं कि पेपर में आने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे पहले जरा थोड़ी सी तैयारी कर लिया करो। अच्छा पता नहीं, देखते हैं अगली अटैम्प्ट, पिछली अटैम्प्ट वाले ने ये अंग्रेजी कॉपी पेस्ट की हुई थी या नहीं। नहीं आई कैप अंग्रेजी नहीं बनाते हर दफा। ये थी स्प्रिंग 21। एन ओवरऑल पासिंग परसेंटेज ऑफ 39% इज हायर देन प्रीवियस वन, जो कि 35% थी। द मेन रीजन ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस वॉज बेटर परफॉर्मेंस इन बोथ कंप्यूटेशनल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 9, इतने मार्क्स। द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ 10 वर 87। ऐसे बच्चे भी होते हैं। It was observed that examinees struggled in answering the questions which required discussion and explanation under the text laws. All examinees are therefore advised that they should do the practice of solving the scenario-based question in examination conditions. Scenario-based question ये वाला मार्गरेट वाला जो आज हमने किया, इसे scenario-based question कहते हैं। Scenario-based question की डिस्कशन करें, क्योंकि ये घर जाके आप इसके सोल्यूशन को लिफ्ट ही नहीं कराते। इसका सोल्यूशन मुझे तो समझ आ गई थी। And they can compare the answer with ICAP suggested answer. ICAP वाली आंसर किताब में डाले हैं, ये ना ICAP की वेबसाइट खोल के बैठे हैं सारे। This would help the examiners in improving the skills of attempting the scenario-based questions. The overall performance has declined from 39 in previous session to 35 in current session. The underperformance can be attributed to lack of proper understanding of law due to rote learning which resulted in failure to apply knowledge to practical situations. समझ आ गई होगी कुछ को आगे। It was also commonly noted that questions were not read carefully. तो रेडी पढ़ते हैं ना अंग्रेजी, इसको ये रीड पढ़ते हैं, यहाँ आता है तो रेड पढ़ते हैं। इट वॉज ऑल्सो कॉमनली नोटेड दैट क्वेश्चंस वर नॉट रेड केयरफुली इन द एग्जाम टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मेडिकल अलाउंस वॉज ट्रीटेड एज एग्जाम्ड। मेडिकल अलाउंस को कहते हैं ऐसे ही माफ कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वॉज गिवन इन एडिशन टू हॉस्पिटलाइजेशन। इन सम केसेस बेनिफिट अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम वॉज नॉट कैलकुलेटेड एज इनकम। वाइल कंप्यूटिंग बेनिफिट अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम इतने रुपए वॉज टेकन एज इतने रुपए। Examinees failed to identify that capital loss on sale of shares can only be adjusted from capital gain from any other. So ये सिक्योरिटीज का लॉस सिक्योरिटी से माइनस होगा, और कुछ नहीं कहना चाह रहा। तो in computing foreign tax credit the tax payable was computed। अच्छा कहते एग्जामिनर्स को डिडक्टेबल अलाउंस और अलाउएबल डिडक्शंस में फर्क नहीं पता चला। ये तो इसने मुश्किल करके लिखा है, आप बता दें दोनों में फर्क आपको पता है? डिडक्टेबल अलाउंस और डिडक्शन में, डिडक्शन क्या होती है? जो टोटल इनकम से ऊपर ही माइनस होगी, बिजनेस के खर्चे। और डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है? जो किसी हेड में से माइनस ना हो, ज़कात है, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन है, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है, इस किस्म की चीजें हैं। अच्छा एक दफा एग्जामिनर कमेंट्स दिए थे, ये मैंने आपको पढ़ाए थे कि मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन बच्चे लिख के आए हैं। Very vague replies, a person who is registered as manufacturer and who manufacture is called as manufacturer. फिर कहते हैं एक जगह मैंने लॉ में लिखा हुआ 6 months, बच्चे लिखा है 180 days। जब मैंने 180 days लॉ में लिखा हुआ है, बच्चे लिखा है 6 month। तो आपको पता है इनमें 3 दिन का फर्क होता है, तो 3 दिन का फर्क 6 महीने का नुकसान कर देता है। तो इसलिए जहाँ 6 month लिखे वहाँ 6 month लिखे आएंगे, जहाँ 180 लिखे वहाँ 180 लिखे आएंगे। ईद से पहले रोजाना ऐसी बातें होंगी, ये वाली 1-2 मिनट, वरना आपने ईद में नहीं पढ़ना। अगर ये आपको अभी फिक्रमंद ना किया गया ना, तो आपने ईद गुजार देनी है और फिर आपने अगस्त में जाकर रो रहे होना है। और इस तरह की बातें मैं अगर करूँ ना लिटरली 1-2 दिन और, तो आपने टिकटें कैंसिल करा देनी है। तो बता रहा हूँ, आपने टिकटें कैंसिल करा देनी है। छोड़ यार घर जाने, क्या यार पढ़ाई करो यार, बाद में टाइम नहीं मिलना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।